जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद सुफियान शाहिद। अपने सेकंड ट्यूटोरियल के अंदर आपको खुशामदीद कहता हूं। लास्ट टाइम जो है हमने सी लैंग्वेज के थोड़े सी इब्तिदा को डिस्कस किया, जिसमें आपके पास हमने कंप्यूटर प्रोग्राम के हवाले से डिस्कस किया, मशीन लैंग्वेज के हवाले से डिस्कस किया, असम्बली लैंग्वेज के हवाले से डिस्कस किया। इसी तरह लो लेवल लैंग्वेज में ये दो चीज़ें आ जाती हैं। इसके बाद हमने ट्रांसलेटर को डिस्कस किया। आज हम ट्रांसलेटर को ही फर्दर आगे लेके चलते हैं। लास्ट टाइम हमने बात की थी कि हाई लेवल लैंग्वेज को जो ट्रांसलेट करता है उसे मशीन लैंग्वेज के अंदर उसे ट्रांसलेटर कहते हैं। ये तो आपको इसके बारे में कंफर्म हो गया था। अब हम इस आइट्स कौन कौन सी हैं और वो उनकी वर्किंग क्या है। सबसे पहले नंबर पे आपके पास आ जाती है कंपाइलर। नंबर 2 पे आपके पास आ जाते हैं इंटरप्रेटर। नंबर 3 पे आपके पास आ जाती है असेंबलर। कंपाइलर जो होता है वो आपके पास क्या है, आपके पूरे प्रोग्राम को एज अ होल चेक कर रहा होता है। वो जितनी भी आप इंस्ट्रक्शन, जितनी भी हदायत सी लैंग्वेज के अंदर, जितनी भी ये देखें, ये मुख्तलिफ लैंग्वेज के अंदर जो है ये कंपाइलर इस्तेमाल किए जाते हैं। सी लैंग्वेज जो है वो कंपाइलर उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो जिस सी लैंग्वेज के अंदर लिखी गई, ये आपके आसानी के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको इसको समझने में आसानी हो कि सी लैंग्वेज के अंदर लिखी गई जितनी भी हदायत हैं उसको मुकम्मल तौर पर कंपाइलर, यानी जो आपका ट्रांसलेटर, ये बेसिकली क्या है, ट्रांसलेटर की एक टाइप है। आपका कंपाइलर मुकम्मल तौर पर उस इंस्ट्रक्शन को पहले रीड करेगा, उसके बाद उसे क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। ठीक है, किसमें, ऑब्जेक्ट कोड में, यानी क्या है, एज अ होल पहले चेक करेगा। इसमें एक चीज जो आपको याद रखनी है वो है एज अ होल, पूरे प्रोग्राम को चेक करेगा, फिर क्या करेगा उसे, यानी कि सोर्स कोड को कंपाइल करेगा और उसके बाद उसे बना देगा ऑब्जेक्ट कोड। ये OC मैं लिख रहा हूँ और SC इसका मतलब आप समझ जाइएगा, सोर्स कोड, और इसका मतलब ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। अच्छा, आपका कंपाइलर क्या कर रहा है, शॉर्ट जो आपके पास सोर्स कोड है उसको कंपाइल करके ऑब्जेक्ट कोड बना रहा है। पहले क्या करेगा, पूरे प्रोग्राम को चेक करेगा, जहां पर मिस्टेक होगी उसे आइडेंटिफाई करेगा। ये तब तक वर्क नहीं करेगा, तब तक ये कंपाइल नहीं करता जब तक आप तमाम गलतियां ख़त्म नहीं कर देते। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है आपके पास इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या कर रहा है, ये लाइन बाय लाइन चेक करता है। लाइन बाय लाइन क्या कर रहा है, ये जितनी भी इसके अंदर हदायत लिखी जाती हैं, ये जो कंपाइलर है, ये जो ट्रांसलेटर है, ये क्या कर रहा है, तमाम गलतियों को, तमाम इंस्ट्रक्शंस को लाइन बाय लाइन चेक करेगा, उसके बाद उसे कन्वर्ट करेगा, उसे फिर उसे रन करवाएगा। ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज़ ये है कि इसमें ऑब्जेक्ट कोड जो है वो नहीं बनता, ऑब्जेक्ट कोड जनरेट नहीं करता, क्योंकि ये लाइन बाय लाइन गलतियों को फाइंड कर रहा होता है, ट्रबल शूट कर रहा होता है। ठीक है। अब यहाँ पर एक लफ्ज़ मैंने बोला, ट्रबल शूट करना। ट्रबल शूटिंग भी कहते हैं, स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है। ट्रबल शूटिंग का मतलब ये है गलतियों को तलाश करना और फिर उन्हें ठीक करना। सॉरी, फाइंड एरर, पहले क्या करना, फाइंड एरर, या इंग्लिश में उसे हम कह सकते हैं टू डिटेक्ट, और फिर क्या करना उसे, प्लस रिमूव। उसे रिमूव करना क्या कहलाता है, आपके पास ट्रबल शूटिंग कहलाता है। तो ये हमने देखा। अब हम आगे देखते हैं असेंबलर। असेंबलर क्या होता है आपके पास, असेंबलर क्या कर रहा है, ये असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट कर रहा होता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है या ट्रांसलेट करता है। ठीक है। तो आज हमने ये 3 चीजें देखी। सबसे पहले नंबर पे कंपाइलर जो क्या है, पूरे प्रोग्राम को एज अ होल चेक कर रहा है,
और फिर क्या करता है, पहले गलतियां देखता है तमाम प्रोग्राम के अंदर, कहीं पर गलती है उसे पहले आपको कहेगा, आपको डिटेक्ट करके बताएगा यहाँ पर गलती है, आप उसे ठीक करें, देन ही हम नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे। उसके बाद क्या करेगा, उसे ऑब्जेक्ट कोड बनाएगा। उसके बाद नंबर 2 पे आ जाता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या कर रहा है, लाइन बाय लाइन गलतियों को चेक कर रहा है, उसके बाद उसे ऑब्जेक्ट कोड नहीं बनाता, ये आपने ख्याल रखना है। उसके बाद आ जाते हैं असम्बलर। असम्बलर क्या कर रहा है, असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके मशीन लैंग्वेज बनाता है। तो ये तो हो गया ट्रांसलेटर का काम। आज हम थोड़ा सा सी लैंग्वेज के सिंटैक्स के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं कि सी लैंग्वेज का सिंटैक्स क्या होता है। ये जो लफ्ज़ सिंटैक्स है ना, ये भूलना नहीं है, ये बार बार इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, ये मैंने बाद में भी आपसे पूछना है, तो ये आपने माइंड में बिठा लेना है। सिंटैक्स, सिंटैक्स लिखने का अंदाज, किसी भी लैंग्वेज को लिखने के अंदाज को हम सिंटैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंटैक्स बोलते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं सी लैंग्वेज के सिंटैक्स की। तो मैं यहाँ पर ये जो आईसीएस के स्टूडेंट्स हैं या कहीं पर भी आप बीएस के स्टूडेंट्स हैं स्पेशली, क्या करें, सवाल आ जाता है कि राइट डाउन द सिंटैक्स ऑफ सी लैंग्वेज। क्या है, राइट डाउन द सिंटैक्स ऑफ सी लैंग्वेज। तो क्या लिखना है इसके जवाब में, वो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जो सी लैंग्वेज है इसका सिंटैक्स 3 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, 3 चीज़ों पे मुश्तमिल होता है। सबसे पहले नंबर पे आपके पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी होती है जिसे हम हेडर फाइल भी बोलते हैं। हम इसे फर्दर डिस्कस करेंगे। पहले एक दफ़ा मैं इसका सिंटैक्स लिखता हूँ, इसके बाद इसे आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करते हैं कि ये क्या चीज़ है। सबसे पहले नंबर पे आपके पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी होती है जिसे हम हैश इंक्लूड से लिखते हैं, इसे हैश भी बोलते हैं। ये लफ्ज़ क्या है आपने ख्याल रखना, ये हैश। कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं, आपको इसका तो पता ही होना चाहिए। हैश इंक्लूड ये डायरेक्टरी होती है, इसे हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी है, ठीक है। ये इसका मैं नाम बाद में लिखूंगा कि वो कौन सी हैं। उसके बाद आ जाता है आपके पास void मेन, इसके बाद आपका स्टेटमेंट, या आप यहाँ पे बॉडी कह सकते हैं, बॉडी ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। ये चीज़ नंबर 1 आपके पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी, नंबर 2 void मेन एंड नंबर 3 इज बॉडी ऑफ द स्टेटमेंट। अब इसको हम एक एक करके देखते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले नंबर पे आपके पास आ जाती है, अब जब ये मैंने जो अभी लिखा है ये आपका इसका कंप्लीट आंसर है। राइट डाउन द सिंटैक्स ऑफ सी लैंग्वेज, ये जो अभी मैंने लिखा था ये इसका कंप्लीट आंसर था, क्योंकि ये सी लैंग्वेज को लिखने का एक तरीकाकार है जिसके अगर आपका सवाल आ जाए कि राइट डाउन द सिंटैक्स ऑफ सी लैंग्वेज, तो जो मैंने अभी अरेज किया है वो आपने लिखना है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं सबसे पहले नंबर पे पॉइंट नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। इसमें जो आपके पास ये हैश है ये आपके पास इस्तेमाल की जाती है। इसके बाद हम ये इंडिकेट कर रहा है हैश इंक्लूड शामिल कर दो एक डायरेक्टरी है जिसका नाम है stdio.h। अब यहां पर आपके जहन में सवाल होगा ये stdio क्या है। सी लैंग्वेज में जब भी सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को, इसके लिए 2 टूल इस्तेमाल किए जाते हैं, आज टूल को भी डिस्कस कर लेते हैं। टर्बो और भी बहुत सारे हैं, और डेव C++, ठीक है। इन दोनों टूल्स के अंदर जो है क्या है, आप सी लैंग्वेज को कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों टूल्स में से जो मैं आपको सजेस्ट करता हूं वो ये है डेव C++। इसी के अंदर हम आगे इंशाल्लाह अगली वीडियोस के अंदर इसी के अंदर वर्किंग करेंगे, इसी के अंदर हम काम करने जा रहे हैं। सबसे पहले नंबर पे आपके पास अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं हैश इंक्लूड के अंदर प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी है, यानी कि प्री का मतलब पहले, प्रोसेस होने से पहले। डायरेक्टरी एक फोल्डर को कहते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी जो है आपके पास क्या है,
जब भी हम इस सॉफ्टवेयर को हम बात कर रहे हैं डेव की, टर्बो चूँकि पुराना हो चुका है तो इसको अब इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, लेकिन इसकी वर्किंग के हवाले से भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। जब हम डेव C++ को इंस्टॉल करते हैं तो ये सी लैंग्वेज यानी सी की जो पार्टीशन है वहाँ पे इंस्टॉल हो जाता है, तो वहाँ पर कुछ इसके अंदर फोल्डर बन जाते हैं, जिसमें एक फ़ोल्डर का नाम है stdio। क्या नाम है? stdio, ये फोल्डर का नाम है। अब इसके साथ ये .h लगा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आपने ख्याल कीजिए, ये ज़रा नोट कर लीजिए। इसे कहते हैं एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या होती है? क्वेश्चन इज एक्सटेंशन क्या होती है जी। किसी भी फाइल के बारे में पता करने के लिए हमें उसकी एक्सटेंशन का पता होना चाहिए। जैसे अभी मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, ये कौन सी फाइल है? जी एग्जैक्टली, ये एक वीडियो फाइल है। कैसे पता चला? यहां से भाई .mp4। चलें एक और मैं एग्जांपल देता हूं, माई फाइल .mp3। अब मुझे तो नहीं पता कि ये कौन सी फाइल है, कहां से पता चलेगा? इधर से। ये एक ऑडियो फाइल है, ठीक है। इसी तरह जितने भी सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं या जितने भी फाइलें होती हैं, उनकी कोई ना कोई एक्सटेंशन होती है जहां से हमें पता चलता है ये कौन सी फाइल है, ठीक है। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि ये .h, इसे हम हेडर फाइल भी कहते हैं। हेडर मतलब हेड वाला पोर्शन। ये सी लैंग्वेज का हेड वाला पोर्शन होता है। इट इज़ कंपल्सरी, ये लाजमी है किसी भी प्रोग्राम के अंदर, इसके बगैर प्रोग्राम नहीं चलेगा। आपको ये लाइन लाजमन लिखनी है, आप इसे रट्टा लगा लें, जैसे भी करें, इस लाइन को लाजमन आपने याद रखना है। #include stdio.h, ठीक हो गया। इसके बाद नंबर 2 पे आ जाता है आपका वाइड मेन पोर्शन। ये जो वाइड है इसका मतलब है खाली, यानी नथिंग, कुछ भी नहीं, नथिंग। इसका मतलब ये हुआ वाइड मेन। अब यहां पर एक और पॉइंट आ जाता है, ये चीज सी लैंग्वेज में फंक्शन का हमें कैसे पता चलेगा। फंक्शन के बारे में इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि फंक्शन क्या होता है, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह ये पता चल जाएगा। उसके लिए आपने परेशान ज़रा भी नहीं होना और ज़हन में ये सवाल निकल लेना सर पता नहीं क्या पढ़ाई जा रही है, बेफिक्र हो जाएं, ये आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, लेकिन उसके लिए आपको वक्त देना पड़ेगा। यहाँ पर जो हम बात करने जा रहे हैं, ये जो पैरेंथेसिस आप इस देख रहे हैं, किसी भी लफ्ज़ के साथ अगर ये पैरेंथेसिस आ जाएं तो समझ जाइएगा, फ़ौरन कान खड़े कर लेने आपने कि ये फंक्शन है। क्या है? फंक्शन है। यस, ये क्या है? एक फंक्शन है। अब वाइड मेन फंक्शन कुछ भी रिटर्न ना करे तो उसके साथ हम लगाते हैं वाइड, यानी खाली। अगर कुछ रिटर्न कर रहा है तो उसकी डेटा टाइप हम लगाते हैं। परेशान नहीं होना, मैं लफ्ज़ कुछ अजीब अजीब बोल रहा हूँ। डेटा टाइप, ये फंक्शन और 2 लफ्ज़ आ गए अभी, डेटा टाइप। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। परेशान नहीं होना, किसी किस्म की टेंशन नहीं लेनी, ये आसान ही है, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। इसको लिखने के फ़ौरन बाद आपका तीसरा जो पोर्शन आता है, जिसे हम बॉडी लैंग्वेज भी कहते हैं, इसके बाद यानी वाइड के बाद फ़ौरन हम इस तरह से करली ब्रैकेट्स भी, इसे डेलीमीटर भी बोलते हैं, इस तरह से इसे जाहिर किया जाता है। इसके अंदर हम हदायत लिखते हैं। अब यहाँ पर ये जो चीज़ आई थी ना stdio.h, इसके अंदर 2 फाइलें होती हैं जी, वो आपने याद रखनी है। अब वो मैंने यहाँ पर इस्तेमाल करना है इसलिए मेरे जहन में आ गया। इसके अंदर 2 फाइलें होती हैं जी, एक फाइल का नाम है printf और दूसरी फाइल का नाम है जी scanf। अब ये क्या वजह होती है? डोंट वरी, परेशान नहीं होना, ये आउटपुट के लिए है, ये इनपुट के लिए है।
अगर आपको कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत इल्म है तो हमने आपको पता होना चाहिए कि आउटपुट क्या होती है, इनपुट क्या होती है। मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ, बाकी इसको आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि आउटपुट क्या होती है। आउटपुट जो हम स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, इनपुट वो जो हम यूज़र से कीबोर्ड के ज़रिए से लेते हैं, उसे हम इनपुट कहते हैं। यानी कि हमने कुछ भी स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना हो तो हमने ये वाला फंक्शन इस्तेमाल करना है। सॉरी टू से यहाँ पर इनके साथ ये मैं लगाना भूल गया, यहाँ से ये पता चलेगा ये फंक्शन है। बेसिकली ये क्या है, फंक्शन है। क्या है ये, फंक्शन है। अच्छा, एसटीडीओ के अंदर ये दोनों फंक्शन को डिफाइन किया होता है। अगर हमें ये वाला लाइब्रेरी जो हमने ऊपर पढ़ी थी पॉइंट नंबर 1 के अंदर, stdio #include stdio.h, अगर हम io.h अगर हम वो नहीं लगाते, यानी ये वाली नहीं लगाते, तो इसके अंदर वाले ये दो फंक्शन हैं, इनको इस्तेमाल अपने प्रोग्राम के अंदर नहीं कर सकते। यूँ समझ लें ये करना लाजमी है। हम सी लैंग्वेज के किसी भी प्रोग्राम के अंदर इन दो के बगैर गुजारा नहीं कर सकते, तो ये लाजमी लगाना है। ठीक हो गया। अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं। जितने भी प्रोग्रामर सी लैंग्वेज के बने हैं उन्होंने सबसे पहला जो प्रोग्राम किया है वो क्या है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। आज हम प्रिंट हेलो वर्ल्ड से ही स्टार्ट करते हैं। और मान लेता हूं मैं कि आप जो भी मुझे इस वक्त देख रहा है वो एक इनिशियल स्टेज पे प्रोग्रामर है, छोटा सा प्रोग्रामर है। मे भी अगर कोई बड़ा भी देख रहा है तो नहायत माजरत, आप अगली वीडियोस देखिए। ये उन लोगों के लिए है जो अभी इनिशियल स्टेज पे हैं। ठीक है, सवाल क्या है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है। कितनी छोटी सी बात है। जब आप बड़े लेवल के प्रोग्रामर बन जाओगे तो इतनी सी बात पे आपको हंसी भी आएगी, लेकिन शुरुआत में हमेशा छोटे स्टेप लिए करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, मैंने आपको बताया था जो आपके पास लाइब्रेरी है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है प्रिंट। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, #include लाजमी इस्तेमाल करना है। #include stdio.h, ये क्या है, एक लाइब्रेरी है। उसके बाद आपके पास फ़ौरन बाद नंबर 2 पे void main फंक्शन आता है। हमारा फंक्शन कहाँ से पता चला, यहाँ से पता चला कि ये फंक्शन है पैरेंथेसिस से। इसके फ़ौरन बाद इधर भी लगा सकते हैं कर्ली ब्रैकेट और इधर भी लगा सकते हैं, लेकिन लगानी है कि हमने इसको शुरू किया, इसको ख़त्म भी करना है। ये लाजमी आपने याद रखना है। जितनी भी यहाँ पे ब्रैकेट, ये जो कर्ली ब्रैकेट्स शुरू करनी है उनको बंद भी करना है। ठीक है, हमने शुरू किया, इसके बाद हमने लिखा यहाँ पे प्रिंट एफ, सिंपल हमारा प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड। इसके बाद इसे हम टर्मिनेट कर देंगे। ये ख्याल रखें, सी लैंग्वेज के जितने भी वर्ड्स हैं वो क्या है आपके पास, अल्लाह भला करे, वो छोटे लफ्ज़ों में लिखा जाता है। यहाँ पर जितने भी लफ्ज़ हैं वो छोटे लफ्ज़ों में हैं। अब आप कहेंगे यहाँ पर तो बड़े लफ्ज़ों में लिख रहा हूँ। ये आपने याद रख लेना है। ये जो डबल कोटेशन का अंदर वाला हिस्सा है ये अपना एरिया, इसके अंदर जो चाहे लिखो वो एज इट क्या है आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, इसको आप डेव के अंदर रन करोगे तो वो फ़ौरन से रन हो जाएगा, लेकिन टर्बो में ये रन नहीं होगा। उसकी वजह अभी डिस्कस करते हैं। लेकिन एक चीज़ और जो यहाँ पर नई आई है वो ये है कि प्रिंट एफ को लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये जो हमने पैरेंथेसिस लगाए थे उसके अंदर ये लाजमी लगाने हैं। इसे हम कोटेशन भी बोलते हैं। डबल कोटेशन इस्तेमाल करना है, सिंगल नहीं करना। डबल कोटेशन इस्तेमाल करें, उसके अंदर जो कुछ भी लिखेंगे एज इट वो आपके कंप्यूटर पर डिस्प्ले हो जाएगा। एंड पे ये जो चीज़ नज़र आ रही है इसे हम टर्मिनेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटर। टर्मिनेटर का मतलब ये है कि प्रोग्राम की स्टेटमेंट को ख़त्म होने के बाद साथ साथ उसे टर्मिनेट यानी ख़त्म करना है। ठीक हो गया, चलें। अब ये टर्बो में क्यों नहीं रन होगा, सवाल ये है। टर्बो में अगर इसे रन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए एक और लाइब्रेरी आपको लिखनी पड़ेगी। ये जो लाइब्रेरी इसका नाम ले रहा हूँ ये बाद में भूलना चाहिएगा कि ये मैंने कौन सी नई बात कर दी। डायरेक्टरी भी इसका नाम है #include। इसके लिए एक और लाइब्रेरी लेनी पड़ेगी #include conio.h। ये आप लिखने के फ़ौरन बाद अब यहाँ पर एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी जिसका नाम है get ch। ये एक फंक्शन है जिसे हमने लगाया
इसका मतलब ये है इसके अंदर ये वाला फंक्शन डिफाइन है, इस अकेली से गुजारा नहीं होता था, इसके अंदर ये फंक्शन डिफाइन था, तो इसलिए हमें ये लाना पड़ा। टर्बो के अंदर ये एक मसला है जिसकी वजह से जो बड़े प्रोग्रामर हैं, आज के लेटेस्ट प्रोग्रामर हैं, वो टर्बो इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि वो एक तो ओल्ड वर्जन है, दूसरा ये है कि उसमें बार बार ये स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है, बार बार ये भी लाइब्रेरी इंक्लूड करवानी पड़ती है। फिर हमें क्या है, मैसेज को देर तक डिस्प्ले करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, गेट ch का फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा। गेट ch का फंक्शन करता क्या है, ये आपके ये जो आपका जो आउटपुट आ रही है स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है, उतनी देर तक डिस्प्ले करवाता रहेगा जब तक आप कीबोर्ड से कुछ प्रेस नहीं कर देते। तो होप्स हो कि आज की वीडियो जो है वो आपके लिए कारआमद साबित हुई होगी। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। और पाकिस्तान के लिए एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।